नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे दैट इज़ द एडू डॉट। हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स फ्रॉम NCERT पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 2 जो कि है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये हमने शुरुआत कर दी थी इस चैप्टर की। और हमने अब तक देखा था तीनों सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किस तरीके से सेक्टर्स में जो शेयर है वो चेंज हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है और ये कंटिन्यूस है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस है, ये हमने ये पढ़ा था। देर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी एम्प्लॉयड नहीं हैं। इन वट वेज कैन वी कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। अब किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि अंडर एम्प्लॉयड हैं या फिर बिल्कुल भी एम्प्लॉयड नहीं हैं। अब इस सिचुएशन को समझने के लिए हम समझते हैं, हमने लक्ष्मी का केस पढ़ा था, एग्जाम्पल पढ़ी थी लक्ष्मी का। लक्ष्मी की 2 हेक्टेयर ज़मीन है, प्लॉट है, जो कि अनइरिगेटेड लैंड है। अनइरिगेटेड लैंड मतलब टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे खर्चे कर देती है या फिर बैंक्स उनको लोन प्रोवाइड कर देता है जिससे वो वेल कंस्ट्रक्ट कर सके, जिससे क्या होगा फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड, जिससे वो इरिगेट कर पाएंगे अपनी लैंड को। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप। अब पहले तो अनइरिगेटेड लैंड थी, टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। अब उनको वेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए या तो सरकार ने पैसे दे दिए या बैंक्स ने लोन प्रोवाइड कर दिए। इस केस में क्या होगा कि वो वेल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर पाएगी, जिससे वो अपनी लैंड को इरिगेट कर पाएगी, और इसका असर होगा कि वो अब सेकेंड क्रॉप को भी ग्रो कर पाएगी। जैसे वीट, ड्यूरिंग द रबी सीजन वीट ग्रो की जाती है। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ द वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज। अब हम ये एज्यूम करके चलते हैं तकरीबन जब 1 हेक्टेयर ज़मीन पर वो वीट ग्रो करेगी लक्ष्मी, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी 2 लोगों को फॉर 50 डेज। ऐसे सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइज, एप्लीकेशन, हार्वेस्टिंग, ये काम किए जाएंगे। तकरीबन 50 दिन लगेंगे, तो 50 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। अब उसी की फैमिली के जो 2 मेंबर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड, मतलब उसी खुद की फील्ड में 2 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी सेम फैमिली की। नाउ सपोज अगर हम न्यू डैम्स या फिर कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं या डक करते हैं, जिससे बहुत सारे जो लक्ष्मी जैसे फार्मर्स हैं वो अपनी ज़मीन को, अपने प्लॉट को इरिगेट कर पाएंगे, एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, वैसे ही जैसे लक्ष्मी के केस में उसकी फैमिली के लिए 2 लोगों की और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गई, वैसे ही दूसरे फार्मर्स भी अपनी फैमिली के बेसिस पे और जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, जिससे अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। अब सपोज करते हैं कि अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हमने, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड कर दी। अब जो लक्ष्मी है वो अब ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रही है, पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करती है पहले से। तो अब क्या करेगी, वो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है उसको सेल करेगी आसपास के इलाकों में। तो वही लिखा हुआ है कि सपोज करते हैं लक्ष्मी जैसे दूसरे फार्मर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं मच मोर देन बिफोर, दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू अ नियर बाय टाउन। अब वो सेल करेंगे, बेचेंगे, तो उसके लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देती है ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है उनकी क्रॉप की। एक तो गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर देती है, मनी इन्वेस्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज में, ताकि बेटर रूरल रोड्स बन सकें और मिनी ट्रक्स जो हैं वो हर जगह पहुंच सकें। और सेवरल फार्मर्स, लक्ष्मी जैसे सेवरल फार्मर्स जो है, अब एक्सेस है उनके पास वाटर का, अब वो कंटिन्यूसली वो ग्रो कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी क्रॉप्स को बेच पाएंगे।
दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो एक्टिविटी है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगी, प्रोवाइड कर पाएगी, सिर्फ फार्मर्स को ही नहीं बट दूसरे लोगों को भी जो कि ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेड सर्विसेज में भी काम करते हैं। अब बात आती है लक्ष्मी। नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। अब लैंड को इरिगेट करने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए सिर्फ पानी की ही ज़रूरत, इरिगेशन के लिए सिर्फ पानी की ज़रूरत है, लेकिन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें सिर्फ पानी ही नहीं चाहिए बल्कि और भी चीज़ें चाहिए, जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हमें ज़रूरी है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, पंप सेट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो वाटर ड्रॉ कर पाएँ। लेकिन अब पुअर जो फार्मर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते ये सब चीज़ें, तो इस केस में क्या करेंगे, वो मनी लेंडर्स के पास जाएंगे, मनी को बोरो करेंगे और मनी लेंडर्स जो हैं उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करेंगे, वो पैसा जो वो देंगे, मनी लेंड करेंगे। तो अब ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। लेकिन अगर लोकल बैंक्स जो हैं उनको क्रेडिट दे देते हैं, लक्ष्मी जैसे फार्मर्स को क्रेडिट दे देते हैं रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, भी एक मिनिमल सा जो रीजनेबल है रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर, तो अब क्या होगा, अब वो बाय कर पाएंगे वो सब चीज़ें जो कि ज़रूरत थी कल्टीवेट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि along with water we also need to provide cheap agriculture credit to the farmers for farming to improve। पानी के साथ साथ हमें क्रेडिट भी, एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा फार्मर्स को ताकि वो अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकें। अब इससे रिलेटेड जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो हम मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 3 है। इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं और क्या तरीका हो सकता है कि हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को टैकल कर सकें और कम कर सकें। तो अब हमें बताया है कि हम इंडस्ट्रीज़ को लोकेट कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। Promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed। अब इंडस्ट्रीज को हम प्रमोट या लोकेट कर देंगे सेमी रूरल एरियाज में, जिससे क्या होगा कि आसपास के जो लोग होंगे वो यहाँ पे एम्प्लॉय हो पाएंगे, उनको काम मिलेगा। फॉर इंस्टेंस जब हम बात करते हैं, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो कि अरहर और चिकपी ग्रो करते हैं, तो हम आसपास दाल मिल जो है इसको सेटअप कर सकते हैं, दाल मिल को सेटअप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये दाल मिल जो कि प्रोक्योर करेगी और प्रोसेस करेगी उन क्रॉप्स को और उनको आसपास सिटीज़ में बेच पाएगी। या फिर हम कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज हम खोल सकते हैं ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकें, जैसे पोटैटोज, अनियंस, और उनको बेच सकें व्हेन द प्राइस इज़ गुड, जब सही प्राइस पर पहुंच जाए तब उनको बेच सके, स्टोर कर सके और दूसरा बेच सके, कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते। दाल मिल ये फर्स्ट था, ये सेकंड है इंडस्ट्रीज के बेस पे। फिर हम बात करते हैं कि अब विलेज जो कि फॉरेस्ट एरियाज के आसपास हैं, तो उस एरिया में हम क्या कर सकते हैं, हनी कलेक्शन सेंटर्स को शुरू कर सकते हैं फॉरेस्ट में। तो उससे क्या होगा, जो फार्मर्स होंगे फॉरेस्ट एरियाज के आसपास जो विलेज है उसके अंदर जो फार्मर्स होंगे वो आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, सेल करेंगे वाइल्ड हनी को वो बेच पाएंगे। इससे ये होगा कि जो फार्मर्स जो विलेज है फॉरेस्ट एरियाज के आसपास उनमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाएगी। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब ये भी पॉसिबल है कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें जो कि वेजिटेबल्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोसेस करती हैं, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टोमेटो, फ्रूट्स, विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट्स। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरी इन लार्ज अर्बन सेंटर्स। अब लार्ज अर्बन सेंटर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही, इस केस में इन सब चीज़ों से जो है सेमी रूरल एरियाज की डेवलपमेंट हो रही है। अब यहाँ पे जो बात की गई है वो यही है कि जो 60% है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 5 to 29 ईयर्स ऑफ ग्रुप एज में लाया करती है, मतलब 60% लोग 5 से लेकर 29 साल की एज के हैं। अब इनमें से जो 51% है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अटेंड कर पा रहे हैं, यानी स्कूल या कॉलेजेस वगैरह जा पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं जो कि 18 साल या उनसे कम है, 18 साल या इससे कम है, मे बी एट होम, वो घर पे होंगे या फिर कोई चाइल्ड लेबर का हिस्सा बन रहे होंगे,
Many of them may be working as child laborers. If these children are to attend school, अब यही जो बच्चे हैं 18 साल या 18 साल से कम के जो चाइल्ड लेबर का हिस्सा बन रहे हैं, वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबरर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये स्कूल अटेंड करे तो वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स। अब ये स्कूल जा सके तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए और ज़्यादा, और बहुत सारे टीचर्स चाहिए और स्टाफ भी चाहिए। अ स्टडी कंडक्टेड बाय अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी प्लानिंग कमीशन, जो कि आज के टाइम पे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। एस्टीमेट किया गया था कि 20 लाख जॉब्स, तकरीबन 20 लाख जॉब जो हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं इन एजुकेशन सेक्टर अलोन। अकेले एजुकेशनल सेक्टर में 20 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। सिमिलरली अब हम बात करेंगे इम्प्रूव करना है, अब हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, नर्सिस की ज़रूरत होगी, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होगी टू वर्क इन रूरल एरियाज़। अब एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का सीन हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डॉक्टर्स, नर्सिस, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि रूरल एरियाज़ में जाकर काम कर सकें। अब these are some ways by which jobs would be created and we would also be able to address the important aspects of development talked about in chapter 1। अब chapter 1 में हमने कुछ aspects देखे थे डेवलपमेंट के, उसमें हमने पढ़ा था कुछ बेसिक चीज़ें, और उनको इस चैप्टर में इस चीज़ों के आधार पर हम उनको एड्रेस कर पाएंगे। चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 डेवलपमेंट क्लास 10th इकोनॉमिक्स NCERT, उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चैप्टर 1 डेवलपमेंट पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं, एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन द एरिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर, मतलब एक नेशनल गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या एक ओवरऑल सिनेरियो में ही हम इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। नहीं, एक स्टेट और एक छोटा रीजन भी एक पोटेंशियल रखता है ताकि वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सके। इट कुड बी टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक IT। मतलब एक छोटा रीजन भी, स्टेट भी एम्प्लॉयमेंट और इनकम को इंक्रीज कर सकता है उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं। हो सकता है टूरिज्म के बेसिस पे इंक्रीज कर रहा हो, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री के बेसिस पे, या न्यू सर्विसेज हो प्रोवाइड करे, वो IT जैसे सर्विसेज होगी। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग। अब इनमें से कुछ तो प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी और कुछ को सपोर्ट की ज़रूरत होगी गवर्नमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव्ड, अगर टूरिज्म सेक्टर इंप्रूव हो जाता है, ये स्टडी के बेसिस पे हम बता रहे हैं, तो एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं हर साल, मोर देन 35 लाख पीपल को, 35 लाख से ज़्यादा लोगों को हम टूरिज्म के बेसिस पे, टूरिज्म सेक्टर में हम एडिशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशंस डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। अब कुछ ऐसे सजेशंस हैं जिन पे टाइम लगेगा, काम करने पे टाइम लगेगा। अब डैम्स हैं, डैम्स एक दिन में नहीं बन जाएंगे, टाइम लगता है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, तो उसमें भी टाइम लगता है। कुछ चीज़ें जैसे हमने बात करी टूरिज्म प्लेसेस की, तो टूरिज्म के लिए पहले वहाँ के आसपास के लोगों को हमें अवेयर करना पड़ेगा, उनके स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है कुछ। तो फॉर द शॉर्ट टर्म, अब हमें तो इमीडिएट चाहिए, इस बेसिस पे हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो हमें कुछ क्विक मेजर्स पे काम करना पड़ेगा। Recognizing this, the central government in India made a law implementing the right to work। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राइट टू वर्क लॉ इम्प्लीमेंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें है राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि MG नरेगा एक्ट 2005 के तहत जाना जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब इस एक्ट के अंदर ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें यह कहा गया है कि जो भी इंसान काम कर सकता है और उसको काम चाहिए भी, और वो रूरल एरिया में काम करता है, तो उसको 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी की गई है बाय द गवर्नमेंट। अब
अब ये तो हो गया कि क्या प्रोवाइड कर रही है। बाय चांस अगर गवर्नमेंट फेल कर जाती है, वो प्रोवाइड नहीं कर पाती 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कुछ भी, किसी भी सिनेरियो में वो फेल कर जाती है, तो इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की ड्यूटी अगर फेल कर जाती है गवर्नमेंट, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी उन लोगों को। गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगी उन लोगों को। द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। अब इस एक्ट के तहत प्रेफरेंस दी जाएगी कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्शन लाइक वर्क को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी, जो कि प्रोडक्शन जो लैंड की प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, फ्यूचर प्रोडक्शन। तो आई होप अब तक आपको जितना भी समझाया गया, जितना भी हमने पढ़ा, वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। हम सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।